Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Adnan Qureshi, your physics teacher. Welcome to my YouTube channel Science Groomer. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 के अंदर आज लेक्चर नंबर हमारा है 15 और लेक्चर नंबर 15 के अंदर जो टॉपिक आज हम लोगों ने समझना है, जिस टॉपिक को आज हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है वो है टॉर्क का। अब ये जो टॉर्क का टॉपिक है ये आप लोग पहले से भी इससे बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं और आप लोग इसको 9th-10th के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इस टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा डेप्थ में अंडरस्टैंड करेंगे। अब टॉर्क के और भी डिफरेंट नेम्स हैं, तो सबसे पहले टॉर्क को समझने से पहले, उसकी डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको टॉर्क का अदर नेम्स बताता हूँ। और टॉर्क जो है इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? मैंने कहा कि इसका जो अदर नेम है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या मतलब है? मतलब फोर्स का घुमाव। मतलब अगर किसी भी चीज में कहीं भी कोई घुमाव आ जाए, कहीं भी किसी चीज में कोई घुमाव आ जाए तो उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इस बात का क्या मतलब है, मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास ये एक पेन है। अगर मैं इस पेन को देखूं तो मैं कहता हूं इस पेन का जो सेंटर ऑफ मैस है वो ये पॉइंट है। अब इस पेन का सेंटर ऑफ मैस ये पॉइंट है। अगर मैं इस पेन के ऊपर इसके सेंटर ऑफ मैस वाले पॉइंट पे फोर्स लगाऊंगा तो मेरा पेन पूरा का पूरा आगे जाएगा। जब भी मैं इसके ऊपर इसके सेंटर ऑफ मैस पे, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जिसके इस तरफ भी जितना मैस है इसके इस तरफ भी उतना ही मैस है, अब मैं सेंटर ऑफ मैस पे जैसे ही फोर्स लगाऊंगा तो ये सीधा जाएगा। तो मैं कहूंगा द बॉडी इज अंडर द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स या बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, कि जब मैं इसके सेंटर ऑफ मैस के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो मेरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट मूव करके जाएगी। जो चीज हमें ये बताएगी कि हमारी बॉडी जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स है, मतलब बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स यहां पर लगाने की बजाय थोड़ा सा ऊपर लगा दूं, मतलब मैं यहां पे लगा दूं, तो आप क्या समझते हैं कि ये आगे जाएगी? नहीं। जैसे ही मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे जाने के बजाय यूं घूमेगा, तो इसमें घुमाव पैदा हो जाएगा। अब लगा मैं अब भी फोर्स ही रहा हूं, लेकिन अब जब मैंने फोर्स लगाई है तो उस फोर्स के नतीजे में मेरी बॉडी आगे जाने के बजाय उसने अपनी जगह पर घूमना स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं कहूंगा बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टॉर्क और बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग टॉर्क। तो यहां से हमने क्या नतीजा निकाला कि बेसिकली टॉर्क भी एक फोर्स ही है, लेकिन ये एक ऐसी फोर्स है जब किसी बॉडी के ऊपर एक्ट लगती है, एक्ट करती है, तो ये उसको सीधा मूव करवाने के बजाय उसको घुमाती है। तो अब ये बात आप क्लियर कर लें कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो फोर्स उस बॉडी को आगे मूव करवाने के बजाय अपनी जगह पर घूमने पर मजबूर कर दे, तो हम कहेंगे कि अब यही फोर्स हमारी क्या बन जाएगी? टॉर्क बन जाएगी। और इसी वजह से टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है कि ऐसी फोर्स जो बॉडी में घुमाव पैदा करे। तो ये बात तो अच्छी तरह से क्लियर कर लें कि टॉर्क भी एक फोर्स ही होती है, लेकिन ये एक ऐसी फोर्स होती है जब ये किसी बॉडी के ऊपर लगती है तो उसमें घुमाव पैदा करती है। इसी वजह से टॉर्क का एक और नाम भी है और उसे हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब मैं इसका और नाम लिखता हूं और उस नाम को भी फिर मैं आपको क्लियर करता हूं कि टर्निंग इफेक्ट का क्या मतलब है। तो इसी तरह टॉर्क का एक और नाम है और उसे हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का क्या मतलब है कि फोर्स का घुमाव का इफेक्ट। अब यहां पे इस बात को हम क्लियर करते हैं। ज्यादातर बच्चों के माइंड में ये होता है कि जब भी कोई बॉडी घूम रही होगी ना, ये अपना कॉन्सेप्ट आज अच्छी तरह से क्लियर कर ले। ज्यादातर बच्चों के माइंड में ये होता है कि जब भी कोई बॉडी घूम रही होगी तो उस बॉडी में प्रोड्यूस होगा टॉर्क। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जरूरी नहीं है कि जब भी कोई बॉडी घूम रही हो और उस बॉडी के अंदर टार्क हो, ये जरूरी नहीं है। अब मेरी बात को जरा गौर से समझना है। अगर एक फैन एक पंखा अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा हो, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि जब वो चल रहा हो तो वो घूमते हुए ना तो अपनी स्पीड बढ़ाए ना अपनी स्पीड कम करे, बल्कि कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा हो। जब वो पंखा कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा होगा तो मैं आपको कहता हूं कि उसमें टॉर्क नहीं होगा। तो क्या हुआ कि वो पंखा घूम तो रहा है लेकिन उसमें टॉर्क नहीं है। अब हम क्लियर करते हैं कि फिर टॉर्क किस में होता है। देखिए, फैन बंद खड़ा है, आप उसको चलाते हैं, ऑन करते हैं। जब आप उसको ऑन करते हैं तो शुरू शुरू में वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड बढ़ा रहा होता है, बढ़ा रहा होता है, बढ़ा रहा होता है। अब जब उसकी स्पीड बढ़ रही होती है, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आता है जहां पे उसकी स्पीड बढ़ना जो है वो रुक जाती है और कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन जब आपने उसको शुरू शुरू में चलाया और वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा था तो उस वक्त उसमें टॉर्क था। तो क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब किसी बॉडी में फोर्स लगे और वो फोर्स उसकी स्पीड को चेंज करे, अब तो वो उसमें एक्सेलरेशन होता है। अब यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो फोर्स घुमाते हुए उस बॉडी की स्पीड को बढ़ाए, मतलब उसमें घुमाते हुए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, या तो स्पीड को बढ़ाए या कम करे, तब उसमें टॉर्क होता है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रही है तो उसमें टॉर्क नहीं होता। इसी तरह अगर एक कांस्टेंट स्पीड से चलते हुए पंखे को आप बंद करेंगे तो फिर क्या होगा, वो पंखा आहिस्ता 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 अपनी स्पीड कम करेगा। बेशक कम हो रही है लेकिन स्पीड में चेंज आ रहा है। तो फोर्स लगे और उसके नतीजे में स्पीड में चेंज आए घूमते हुए, मतलब या तो वो स्पीड बढ़ाए या वो स्पीड कम करे, फिर हम कहेंगे उसमें टॉर्क है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसमें टॉर्क नहीं होगा। अब इस बात को इसीलिए हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट, अब टर्निंग कुछ और होती है, मतलब अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ पंखा घूम रहा है तो वो टर्निंग है, और वो कांस्टेंट स्पीड अगर वो घूमते हुए अपनी स्पीड बढ़ाए या स्पीड कम करे फिर उसका है टर्निंग इफेक्ट। तो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट असल में क्या होता है, टॉर्क होता है। तो अब आपको टॉर्क का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हर घूमती हुई चीज में टॉर्क नहीं होता। घूमते हुए अगर कोई चीज अपनी स्पीड बढ़ाए या अपनी स्पीड कम करे तो उसमें टॉर्क होता है। तो अब इसी तरह टॉर्क से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको हम पहले क्लियर करते हैं, फिर हम टॉर्क की डेफिनेशन करेंगे। तो देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास टॉर्क की एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं पिवट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब पिवट और एक्सिस ऑफ रोटेशन को बाज़ औक़ात अक्सर बच्चे जो है ना सेम चीज समझते हैं, और ये है भी सेम। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस वो हम क्लियर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ ये चीज समझ लें कि पिवट का मतलब है एक पॉइंट। पिवट का क्या मतलब है, एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट। पिवट का मतलब है एक पॉइंट, और एक्सिस का मतलब होता है एक लाइन। अब काम दोनों का सेम है, इनमें क्या डिफरेंस है हम उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये एक पेन है और ये एक डोर है। अब ये दरवाजा है और ये दरवाजे का ये जो लाइन है ये दरवाजे का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर दरवाजे ने घूमना है, जिसके गिर्द दरवाजे ने घूमना है। ये देखें, ये अब अगर मैं इसको सामने से देखूं, इसको जब जिसके साथ ये दरवाजा लगा हुआ, अगर मैं इसको सामने से देखूं तो ये दरवाजा मुझे एक लाइन की सूरत में नजर आता है। जब मैं इसको सामने से देख रहा हूं तो ये दरवाजा मुझे जब एक लाइन की सूरत में नजर आता है तो इसको मैं बोलूंगा ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके गिर्द घूमना है। लेकिन अगर इसी एक्सिस ऑफ, अब ये है यही एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूं, ये दरवाजा है वैसे का वैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूं तो मुझे फिर क्या होता है, देखें मुझे फिर क्या होता है कि मुझे वो नीचे वाली लाइन नजर नहीं आती, सिर्फ ऊपर से ये एक डॉट सा नजर आता है, पॉइंट नजर आता है, वही लाइन एक पॉइंट की सूरत में नजर आती है। तो फिर मैं इसको कहूंगा कि ये क्या है, पिवट है। तो पिवट का काम सेम है, जिसके गिर्द बॉडी घूमती है। अगर आप उसको बिल्कुल 3D शेप में देख रहे हैं, थ्री डायमेंशनली देख रहे हैं, तो फिर वो लाइन नजर आएगी और उसे बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर उसको 2D में ऊपर से ऐसे देख रहे हैं तो वो एक डॉट या पॉइंट नजर आएगा, जिसे हम बोलेंगे पिवट। तो अब आपको पिवट और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये एक ही चीज के दो नाम है, इनमें थोड़ा सा एक डिफरेंस था, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म है जिसे हम बोलते हैं
मोमेंट आर्म। अब मोमेंट आर्म जो है ये भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मोमेंट आर्म। अब मोमेंट आर्म होता क्या है, देखें फॉर एग्जांपल ये मैंने एक स्पैनर बनाया हुआ है। अब इस स्पैनर में ये जो पॉइंट है ना, इसको हम बोलते हैं पिवट। ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, पिवट, जिसके गिर्द बॉडी में घूमना है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पिवट। और ये वो पॉइंट है जहां पे हम फोर्स लगाते हैं, और वो पॉइंट जहां पे हम फोर्स लगाते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये बात आप क्लियर कर लें, वो पॉइंट जहां पर हम फोर्स लगाते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और वो पॉइंट जिसके गिर्द आपकी बॉडी ने घूमना होता है उसे हम बोलते हैं पिवट। अब मोमेंट आर्म क्या होता है, ये देखें, पिवट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस होता है, हम देखें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स ऊपर लग रही है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो है वो यूं है, इनके दरमियान यहाँ पे एंगल जो है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। और ये जो टोटल डिस्टेंस है ना पिवट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान, इसको हम जाहिर करते हैं एल से, और इसी को हम बोलते हैं मोमेंट आर्म। क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म। तो अब ये जो लाइन है, मतलब पिवट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है जिसे हम एल से जाहिर करते हैं, इसको हम बोलते हैं मोमेंट आर्म। और ये क्या है, मोमेंट आर्म फोर्स के परपेंडिकुलर है। इसलिए जब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पिवट and line of action of force is called moment arm। तो क्या है, देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान एंगल 90 है, इसलिए हम बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके दरमियान, बिटवीन पिवट, ये पिवट, एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये फोर्स, इसके दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म। और यही मोमेंट आर्म की हमारे पास डेफिनेशन है। अब आगे हम समझते हैं डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क, कि हमारा जो टॉर्क है वो किस किस चीज के ऊपर, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क। हमारा जो टॉर्क है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखें यहाँ पे हम समझते हैं कि टॉर्क किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर हम देखते हैं, देखें टॉर्क जो है, मैं देखें अगर इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाता हूं तो ये घूमती है। अगर मैं फोर्स बहुत ज्यादा लगाऊं तो जाहिर बात है ये ज्यादा घूमेगी, मतलब इसमें जो टॉर्क है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और अगर मैं थोड़ी सी फोर्स लगाऊं तो ये घूमेगी सही लेकिन कम घूमेगी, दूसरे अल्फाज में टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है ये टॉर्क ज्यादा लगने से टॉर्क बढ़ा देती है और कम लगने से टॉर्क कम कर देती है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो टॉर्क है वो पहली बात कि किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है फोर्स एफ के ऊपर। दूसरा, अगर यही जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसे हम मोमेंट आर्म बोल रहे हैं ये अगर ज्यादा हो तो थोड़ी सी फोर्स भी लगाएंगे तो वो घूम जाएगा, नट खुल जाएगा, मतलब मोमेंट आर्म बढ़ जाएगा या टॉर्क बढ़ जाएगा। और अगर ये छोटा कर दे, मतलब यहाँ फोर्स लगाने के बजाय मैं यहाँ से फोर्स लगाऊं तो इसको खोलना और घुमाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब है मोमेंट आर्म के बढ़ने से टॉर्क बढ़ जाता है और मोमेंट आर्म के कम होने से टॉर्क कम हो जाता है। तो दूसरी चीज जिसके ऊपर हमारा टॉर्क डिपेंड करता है वो है मोमेंट आर्म, और जिसको हम जाहिर करते हैं एल से। तो ये हमारे दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है। अब यहां पे हम करते हैं टॉर्क की डेफिनेशन कि व्हाट इज टॉर्क। अच्छा, पहले मेरी बात जरा गौर से सुन लें। मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें आपको बताना जरूरी था डेफिनेशन को समझने के लिए, लेकिन आपने ये करना है कि डेफिनेशन को टॉर्क के बाद पहले डेफिनेशन लिखनी है,
फिर ये सारी बातें लिखनी है। मैंने ये पहले ये बातें लिखी हैं, फिर डेफिनेशन बता रहा हूं, क्योंकि इन डेफिनेशन को समझने के लिए आपको इन बातों का समझना जरूरी था। तो इसलिए अब टॉर्क के बारे में हम कह सकते हैं, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। देखें टॉर्क जो है ये क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, मतलब फोर्स और मोमेंट आर्म को मिलाएंगे तो जितनी वैल्यू आएगी हमारे पास टॉर्क होगा। अब हम सिंपल डेफिनेशन यूं भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म की जगह हम एग्जैक्टली उसकी डेफिनेशन ये वाली उठा के यहाँ पे लिख देते हैं, जिसका मतलब होगा टॉर्क ही मतलब मोमेंट आर्म ही। लेकिन अब क्योंकि टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, ये बड़ी छोटी सी डेफिनेशन हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, मोमेंट आर्म लिखने के बजाय ना पूरी की पूरी उस मोमेंट आर्म की डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं और ये एक अच्छी डेफिनेशन बन जाएगी टॉर्क की। तो हम कह सकते हैं टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर distance between pivot and line of action of force is called torque। तो torque क्या है, it is the product of force and perpendicular distance between pivot and the line of action of force is called torque। तो ये हमारे पास अब हो गई टॉर्क की डेफिनेशन। और अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो फार्मूला बहुत ही सिंपल सा बनेगा, और वो फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, टॉर्क जो है हम इस तरह से जाहिर करते हैं और ये इक्वल होगा L इंटू एफ, मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। लेकिन अब यहाँ पे एक बात आप क्लियर कर लें कि ये वाला फार्मूला हमारे पास कब एप्लीकेबल है, जब हम फोर्स लगा रहे हो परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म, मतलब जब हम फोर्स लगा रहे हो 90 डिग्री पर, जब हम 90 डिग्री पर फोर्स लगाएंगे तब हमारा ये वाला जो फार्मूला है ये एप्लीकेबल है। और अब हम लोग जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो है फोर्स 90 डिग्री पर ही लगाएंगे, हम फोर्स किसी और एंगल पर भी लगा सकते हैं। तो जब हम फोर्स किसी और एंगल पर लगाएंगे उसको हम समझते हैं कि फिर हम क्या करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये क्लियर कर लें कि ये वाली जो फार्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर 90 डिग्री पर फोर्स लगा रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो हमारा ये वाला फार्मूला जो है वो क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर हम फोर्स किसी और एंगल पर लगाएं तो फिर क्या होगा। तो देखें फॉर एग्जांपल ये अब मैं एक स्पैनर बनाया हुआ है और इस स्पैनर के ऊपर मैं फोर्स 90 डिग्री पर लगाने के बजाय मैं किसी एक एंगल थीटा पर लगा रहा हूँ। मतलब अगर मैं इसको यूं देखूं तो मेरे पास जो फोर्स लग रही है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे नहीं लग रही बल्कि एक एंगल थीटा पे लग रही है। तो अब यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि अब सारी की सारी फोर्स, क्योंकि बॉडी ने इधर को मूव करना है लेकिन फोर्स इधर लग रही है, तो इसका मतलब है सारी की सारी जो फोर्स है उसने बॉडी को मूव नहीं करवाना। फिर हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स F है इसकी हम करेंगे रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन हम कैसे करेंगे, हम इसके दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। देखें अब जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमारे पास इस फोर्स F के दो कंपोनेंट बने, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट बना है उसे हम बोलेंगे F साइन थीटा, और जो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना है इसे हम बोलेंगे F कॉस थीटा। अब देखें हमारे पास इस फोर्स के दो कंपोनेंट बने, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखें हमारे पास, देखें बॉडी ने ऊपर को जाना है, इसका मतलब है इस फोर्स, ना तो ये फोर्स बॉडी को मूव करवा रही है ना ही इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने इधर मूव करना है। तो आपकी जो बॉडी मूव कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट यानी F साइन थीटा की वजह से मूव कर रही है। तो इसलिए जब हम किसी दूसरे एंगल पर हम फोर्स लगाएंगे, मतलब 90 पर नहीं लगाएंगे, तो फिर हमारा फार्मूला LF नहीं होगा बल्कि L की को हम R भी बोलते हैं L भी बोलते हैं। तो फिर हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा RF साइन थीटा।
मतलब अब पूरी फोर्स F नहीं आएगी बल्कि F की जगह F साइन थीटा आएगा। अच्छा, अब क्योंकि मैं बार बार एग्जांपल आपको स्पैनर की दे रहा हूं तो कहीं आप ये कंफ्यूज ना हो जाए कि हमारे पास जो है ना स्पैनर ही सब कुछ है, जरूरी नहीं है। हम स्पैनर की बजाय कोई भी रिजिड बॉडी ले सकते हैं, इसलिए बुक ने ना एक जनरल रिजिड बॉडी आपके लिए बनाई है। मतलब आप इस रिजिड बॉडी को लें और इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करवाएं। और ये रिजिड बॉडी लेने का मकसद यही है कि कहीं बच्चे ये ना समझ लें कि स्पैनर ही सब कुछ है, नहीं। कोई भी बॉडी आप ले सकते हैं जिसको आप घुमाएं और उसमें टॉर्क प्रोड्यूस करवाएं। ये स्पैनर जरूरी नहीं है, स्पैनर तो जस्ट एक एग्जांपल है समझाने के लिए। तो अब हम कह देते हैं कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी में हमने क्या प्रोड्यूस करवाना है, टॉर्क। तो हमारी जो हेडिंग बनेगी वो क्या बनेगी, टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या होती है ये आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि रिजिड बॉडी आपके पास क्या होती है। रिजिड बॉडी एक हार्ड बॉडी होती है, ठीक है। अब रिजिड बॉडी में जो एक्सप्लेनेशन है सारी डिटेल वो आपने बुक वाले लिखनी है सारी की सारी। बस इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो सबसे पहले ये है कि आपने रिजिड बॉडी में देखें, फॉर एग्जांपल रिजिड बॉडी के अंदर सबसे पहले आपने, मैंने क्या बोला था कि हम फोर्स लगा रहे हैं एट सम एंगल, किसी भी एंगल थीटा पर। तो फिर हम क्या करते हैं, हम फोर्स की रेजोल्यूशन, जो फोर्स हम लगा रहे हैं उस फोर्स की हम क्या करते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अब इसमें फोर्स की हमने रेजोल्यूशन करनी है और इसमें देखना है कि कौन सा कंपोनेंट है जो बॉडी को मूव करवा रहा है। अब इसमें जितनी भी डिटेल है वो बुक में आपके लिखी हुई है, आपने वो बुक की लाइंस एज इट इज लिख लेनी है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में बुक लाइंस। बाकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये फोर्स है, जब हम फोर्स की रेजोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास इसमें ये हमारी फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, और यहाँ पे एंगल थीटा है। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा। और अगर हम देखें ये चीज और ये चीज बराबर है तो यही चीज हम यहाँ भी ड्रा कर सकते हैं, इसको खत्म कर दें तो इसी तरह ये चीज और ये चीज बराबर है तो इसको हम यहाँ भी ड्रा कर सकते हैं, और इस चीज को अगर हम खत्म कर दें तो ये हमारे पास यहाँ पे अब जो एंगल बन रहा है ये वाला थीटा बन रहा है, और हमारे पास ये जो चीज है वो है एफ कॉस थीटा, और ये जो चीज है ये हमारे पास है एफ साइन थीटा, ये वाली। अब अगर आप देखें तो हमारी जो बॉडी है वो किस वजह से मूव कर रही है, एफ साइन थीटा, क्योंकि यूं फोर्स लगनी है। तो ये हमारी बॉडी एफ साइन थीटा की वजह से मूव कर रही है, यानी फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये पूरी फोर्स है, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट। अब हमारी बॉडी जो मूव कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से मूव कर रही है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो हम कह सकते हैं कि एफ साइन थीटा इज perpendicular to R, so it can produce torque। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एफ साइन थीटा है ये क्या है, मोमेंट आर्म यानी आर के क्या है, परपेंडिकुलर है, और यही हमारे पास टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करवा सकता है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है। सो इट कैन प्रोड्यूस टॉर्क। बाकी सारी डिटेल आपने बुक वाली लिखनी है, ये जो इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है। अब अगर हम देखें तो इसका जो फार्मूला बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ इंटू आर। अब एक बात है कि फोर्स मैंने कहा कि हमने पूरी नहीं लेनी, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है जो टॉर्क प्रोड्यूस करवा रहा है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या है, एफ साइन थीटा, और उसके साथ साथ एफ साइन थीटा इंटू आर। अब इसको हम ओवरऑल लिखें तो ये बन जाएगा आर एफ साइन थीटा। तो ये हमारे पास टॉर्क आ गया। लेकिन अब यहाँ पे बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि सिर्फ फोर्स को ही रेजोल्यूट करना होता है,
तो ये भी जरूरी नहीं है कि हमने सिर्फ फोर्स की ही रेजोल्यूशन करनी होती है, हम मोमेंट आर्म यानी आर की रेजोल्यूशन भी कर सकते हैं। उससे भी हमारा जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो देखें ये हमारे पास, अब हम क्या करते हैं, हम फोर्स को रेजोल्यूशन के बजाय हम क्या करते हैं, हम रेजोल्यूशन कर देते हैं मोमेंट आर्म की। तो हम कह देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ मोमेंट आर्म। अब जब हम मोमेंट आर्म की रेजोल्यूशन करेंगे तो ये हमारे पास उसकी डायग्राम बनी हुई है। तो देखें इसमें हमने क्या किया, ये फोर्स को पूरा लिया लेकिन हमने रेजोल्यूशन की है मोमेंट आर्म की। जब मोमेंट आर्म की रेजोल्यूशन की है तो ये एंगल थीटा, उसके साथ वाला ये आर कोस थीटा और ये वाला जो है आर साइन थीटा। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारी बॉडी ने यूं जाना था, तो ये यूं जाना था, तो ये उसके ऊपर जो कौन सा आर का या मोमेंट आर्म का कौन सा कंपोनेंट है जो उसे मूव करवा रहा है, वो है आर साइन थीटा। तो इस आर साइन थीटा की वजह से मूव करेगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा टॉर्क इज इक्वल टू, अब फोर्स तो हमने पूरी लेनी है लेकिन आर का जो है ना सिर्फ हमने कौन सा कंपोनेंट लेना है, आर साइन थीटा। और इसको भी जब हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा आर एफ साइन ऑफ थीटा। अब ये हमारे पास जो है एक किस्म के हमारे पास जो है ना, अब हमने एक चीज पढ़ी हुई है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर और डॉट प्रोडक्ट के अंदर, अगर हमारे पास ए डॉट बी हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, और अगर कहीं पर ए क्रॉस बी हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। तो बिल्कुल ऐसे ही इसको भी हम क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसी टॉर्क को हम जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ और इसके ऊपर भी साइन। अब ये हमारे पास टॉर्क की कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अब आपको पता है कि जब हम इस a क्रॉस b को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्रॉस लगाते हैं, और अगर इसको हम मजीद एक्सपेंड करके यूं लिखें तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, और क्रॉस है ना तो उसकी जगह हम n यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन बताना जरूरी होता है। और यहाँ पर हम डायरेक्शन बताने के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज करेंगे वो हमारे पास होगा n यूनिट वेक्टर। अब हम डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को डिस्कस करते हैं कि जो हमने टॉर्क पढ़ा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हम अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की, कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो देखिए जी टॉर्क जो है, टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम जो है ना राइट हैंड रूल यूज करते हैं, और यहाँ पर टॉर्क जो है वो उसकी डायरेक्शन कौन बताता है, n बताता है। तो हम कहेंगे कि टॉर्क इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड रूल, टॉर्क इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड रूल। कि टॉर्क जब हमें राइट हैंड रूल के मुताबिक बताएगा, टॉर्क इज ऑलवेज in the direction of right hand rule। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल राइट हैंड रूल क्या है, हम टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम अपने राइट हैंड में इस पेन को पकड़ेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड इरेक्ट थंब, और ये जो सीधा थंब है ये हमें बताएगा टॉर्क की डायरेक्शन। तो अब ये याद रखना है कि टॉर्क हमेशा हम किसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट हैंड रूल की मदद से। और राइट हैंड रूल की मदद से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी चीज है उस बॉडी को हमने अपने राइट हैंड में पकड़ना है और फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और जो सीधा थंब है, इरेक्ट थंब है, ये हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। और ये हमें डायरेक्शन ऑफ टॉर्क यहाँ पे कौन बता रहा है, n यूनिट वेक्टर बता रहा है। तो n यूनिट वेक्टर हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में हमारे पास फोर्स और मोमेंट आर्म मौजूद होगा। तो हम कह सकते हैं n is always perpendicular to the plane
containing R and F। हमारे पास जो n है ये एक यूनिट वेक्टर है और ये हमें टॉर्क की डायरेक्शन बताता है और हम कह सकते हैं कि ये हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में r और f मौजूद होते हैं। अच्छा, ये टॉर्क पढ़ लिया। अब टॉर्क जो है ना ये हमारे पास पॉजिटिव भी होता है और टॉर्क जो है वो हमारे पास नेगेटिव भी होता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी की रोटेशन किधर है। अगर बॉडी की रोटेशन है क्लॉकवाइज तो हमारा टॉर्क नेगेटिव होगा, अगर बॉडी की रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा टॉर्क जो है वो पॉजिटिव होगा। तो हम कह देते हैं कि if body rotates clockwise, कि हमारी बॉडी किस तरह से रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज, देन द टॉर्क जो है वो हमारा क्या होगा, विल बी पॉजिटिव। ठीक है। और इसी तरह इफ बॉडी रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो हमारा टॉर्क जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो टॉर्क पॉजिटिव, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो टॉर्क नेगेटिव। अब इसी चीज में ये जो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट है टॉर्क का, ये राइट हैंड रूल है, ये किसी भी बोतल के ढक्कन को खोलने या बंद करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास ये एक बोतल है, अगर हम इसमें प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं टॉर्क, तो देखें अब हम इसको अगर देखें तो मैं कहता हूं कि हम इस ढक्कन को खोलना चाहते हैं तो हम इसको कैसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क जो है हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसका मतलब है जब भी हमने किसी चीज को खोलना होगा तो हम उसमें पॉजिटिव टॉर्क प्रोड्यूस करवाएंगे, मतलब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और अगर किस ढक्कन को बंद करना होगा तो मैं इसको यूं घुमाऊंगा, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाऊंगा और ये बंद हो जाएगा, जिसका मतलब मैंने इसमें कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस किया, नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस किया। तो आपने याद रखना है जब किसी चीज को या किसी ढक्कन को बंद करना होगा तो हम उसमें नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस क्लॉकवाइज घुमाएंगे और पॉजिटिव टॉर्क नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस करवाएंगे। और अगर खोलना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और पॉजिटिव टॉर्क जो है वो उसमें हम प्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से बोतल का ढक्कन खोलने में काफी ज्यादा हेल्प आउट करता है। अब उसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि टॉर्क जो है उसका यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क का यूनिट हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हमें पता है कि टॉर्क जो है ना इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और इस न्यूटन का यूनिट भी हमें पता है, न्यूटन जो है ये इक्वल होता है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर इनटू मीटर। देखें ये वाला मीटर पहले से मौजूद है और इसकी जगह हमने लिख दिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये मीटर इससे आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर इनटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। तो अब टॉर्क को अगर हम देखें तो इसका यूनिट न्यूटन मीटर भी है और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी है। अब इसी तरह से अगर हम इस टॉर्क की डायमेंशंस देखें तो डायमेंशन हमारे पास फिर क्या बनेगी, तो देखें जी डायमेंशन हम हमेशा यूनिट्स को यूज करते हुए फाइंड आउट करते होते हैं। तो देखें ये हमारे पास यूनिट है और हमें पता है किलोग्राम की डायमेंशन होती है कैपिटल M, मीटर की डायमेंशन होती है कैपिटल L और ऊपर स्क्वायर वैसे, सेकंड की डायमेंशन होती है कैपिटल 2 और ऊपर -2 वैसे। और आपको पता है कि डायमेंशन में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स जरूर लगाते हैं। तो ये हमारे पास बन गई टॉर्क की डायमेंशन। तो इस तरह से ये हमारा एक एनरिच्ड और बहुत ही लेंथी लेक्चर था जिसमें मैंने टॉर्क से रिलेटेड हर डिटेल को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया है। और अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।